प्रिय छात्रों, कक्षा 11 और कक्षा 12 हिंदी के पाठ्यक्रम में, जिसे हम साहित्यिक हिंदी भी कहते हैं, व्यंजन संधियों को भी पढ़ना है। इन व्यंजन संधियों में हमको इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्तु संधि, चर्तु संधि, अनुस्वार संधि, लत्व संधि और परसवर्ण संधि का अध्ययन करना है। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रारंभिक 3 संधियों इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और जस्तु संधि का अध्ययन करेंगे और बहुत ही सरलता से इनको सीख भी लेंगे कि किस तरह से ये संधियां कार्य करती हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि व्यंजन संधि के अंतर्गत हमें 3 संधियों का अध्ययन करना है और आपको जैसा कि हमने बताया था कि स्वर संधि में स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। उसी प्रकार से व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ जब स्वर या व्यंजन मिलें, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, व्यंजन के साथ या तो स्वर मिले या तो व्यंजन के साथ व्यंजन मिले, तो उस मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदकीर्ण, ये शब्द है, उद का दा और कीर्ण का, ये दोनों क्या है? व्यंजन है। जब दा के बाद का आता है तो दा ता में परिवर्तित हो जाता है, तो हो जाता है उत्कीर्ण। तो यहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत प्रत्याहार बनाते हैं तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर सम्मिलित हो जाते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। इस संधि में व्यंजनों से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इस संधि में मतलब व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में व्यंजनों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो हम इस प्रकरण के अंतर्गत इस वीडियो में 3 संधियों को हम अध्ययन करेंगे: इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और जस्तु संधि। तो सबसे पहले हम चलते हैं इष्टुत्व संधि की तरफ और इष्टुत्व संधि का सूत्र और इसका नियम सीखते हैं। इष्टुत्व संधि, प्रिय छात्रों, इस इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टोह इष्टुना इष्चुः। इस सूत्र का मतलब नीचे समझाया गया है कि यदि सकार या ता वर्ग में ता से संबंधित जो 5 वर्ण हैं, ता, था, दा, धा, ना। अब देखिए, इसमें एक और चीज ध्यान से देखिए कि जब यह प्रथम वर्ग के अंत में आते हैं, प्रथम शब्द के अंत में आते हैं, तो इसमें ता, था, दा, धा, ना में हलंत लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है इनसे स्वर इनका बाहर कर दिया गया है। तो यदि स्तोह का अर्थ हुआ, इस स्तोह का अर्थ हुआ कि स अर्थात सकार और ता वर्ग अर्थात ता, था, दा, धा, ना के बाद दूसरे शब्द के आदि में क्या आवे? सकार या च वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या हो जाएंगे? चा, छा, जा, झा, या आए तो सकार का, सीटी वाले सकार का तालब्य सकार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात सा का शा हो जाता है। इसे कहते हैं हम दंती सा और इससे कहते हैं तालब्य सा। दंती सा का परिवर्तन तालब्य सा में हो जाता है तथा ता वर्ग का क्रम से चा वर्ग हो जाता है। अर्थात अगर ता आता है तो ता वर्ग का पहला अक्षर है ता, इस चा वर्ग के पहले अक्षर चा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर था आता है तो था दूसरा अक्षर है, दूसरे अक्षर छा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दा आता है
तो दा का जा में परिवर्तन हो जाएगा। धा आता है तो धा का झा में परिवर्तन हो जाएगा, और ना आता है तो ना का इया में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब क्रम से परिवर्तन होगा। तो स्तोह, स्तोह में ये जो आधा सा लगा हुआ है, ये सा दंती सकार का प्रतिनिधित्व करता है, और तोह में ता अर्थात तवर्ग। तो अगर सकार या तवर्ग के बाद इश्चुह, शकार, तालब्बी सकार या च वर्ग आए तो इस सकार का परिवर्तन अर्थात दंती सकार का परिवर्तन तालब्बी सकार में हो जाएगा, और त वर्ग का परिवर्तन च वर्ग में क्रमशः हो जाएगा। अर्थात प्रथम अक्षर ता वर्ग का च वर्ग के प्रथम अक्षर में, द्वितीय अक्षर द्वितीय अक्षर में, तृतीय अक्षर तृतीय अक्षर में, चतुर्थ अक्षर चतुर्थ अक्षर में, और पांचवा अक्षर पांचवें अक्षर में परिवर्तित होगा। तो सकार या तवर्ग के बाद अगर शकार या चवर्ग आए तो उसका परिवर्तन शकार या चवर्ग में हो जाता है। जैसे ये जो उदाहरण दिए गए हैं, इस उदाहरण से देख सकते हैं। हरिश धन सेते, अब यहाँ पर हरिश में शकार आया, इस सकार का परिवर्तन तालब्बी सकार में हो जाता है, तो यहां पर हरिश सेते। इसी प्रकार रामस धन चिनोत, इस साकार आया, सकार का परिवर्तन तालब्बी सकार में होगा तो हो जाएगा रामस चिनोति। तत धन चौरह, अब यहां पर त वर्ग का पहला अक्षर आया तो परिवर्तन होगा त वर्ग के च वर्ग के पहले अक्षर में, तो क्या हो गया तच्चौरह। सत धन चित, यहां भी ता है, परिवर्तन किस में होगा चा में, तो क्या हो जाएगा सचित। इसी प्रकार मत धन चिते, इसका भी परिवर्तन चा में ही होगा क्योंकि ता पहला अक्षर है और चा वर्ग का पहले अक्षर में चा है, तो मत धन चिते बराबर मत चिते। इसी प्रकार सत धन चैनम का भी यही परिवर्तन होगा, ता का चा हो जाएगा सत चैनम। इसी प्रकार सत धन जनः, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जनः सज्जनः, जा है यहाँ पर सज्जनः हो जाएगा। फिर सारिंग धन जयः, यहाँ पर ना अक्षर आया है, पांचवें अक्षर में परिवर्तन होगा तो हो जाएगा शारिंग जयः। ये यहाँ पर हम आपको थोड़ा यहाँ पर आपको फिर से बताएंगे, ये सत नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सद। सद धन जनः बराबर सज्जनः, तो दा का जा होगा, ता था दा चा छा जा, सद धन जना बराबर सज्जना। सारिंग धन जयः बराबर सारिंग जयः, यहाँ पर ना का या में परिवर्तन हुआ, पांचवा अक्षर ता वर्ग का पांचवें अक्षर चा वर्ग में परिवर्तित हुआ। इसी प्रकार सन धन शंभु, ये भी ता वर्ग का पांचवा अक्षर पांचवें अक्षर चा में परिवर्तित होगा, ना इया में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शन शंभु। इसी प्रकार सत धन चरितम, ये ता है, ता किसमें परिवर्तित होगा चा में, तो हो जाएगा सच्चरितम। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, इस हरिश धन सेते बराबर हरिश सेते, रामस धन चिनोति रामस चिनोति, तत धन चौरह, ता वर्ग ता चा में परिवर्तित हो जाएगा तच्चौरह, सत धन चित सच्चित, मद धन चिते मच्चिते, सत धन चैनम सच्चैनम, सद धन जनः बराबर सज्जन है, दा है तीसरा वर्ण है ता वर्ग का, ए चा वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, सद धन जनः बराबर सज्जनः। सारिंग धन जया, पांचवा अक्षर ता वर्ग का पांचवें अक्षर में परिवर्तित होगा, सारिंग जयः। सन धन शंभु शंशंभु, सत धन चरितम सच्चरितम। इस प्रकार से इश्चुत्व संधि में परिवर्तन होता है। इस्तोह इश्चुनाह इश्चुह, ये सूत्र अगर आप लोग याद रखोगे तो यह संधि आपको कभी भी नहीं भूलेगी। अब हम चलते हैं अगली संधि की तरफ, जिसको कहा गया है इष्टुत्व संधि। प्रिय छात्रों, जिस प्रकार से आपने इष्टुत्व संधि पढ़ा उसी प्रकार से ये इष्टुत्व संधि है, तनिक भी अंतर नहीं है, सिर्फ इसके दूसरे वर्ण में अंतर है। जो वहां पर इश्चुना था
वो यहाँ पर इष्टुना हो गया है। स्तोह जैसा था वैसा ही है। इस स्तोह का मतलब हुआ सवार सकार या तवर्ग। सकार या तवर्ग के बाद इष्टुना, अगर ये मूर्धन्य सा, जिसे हम खटकोण वाला सा भी कहते हैं, या ट वर्ग का व्यंजन आता है, तो सकार जो है इस मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाता है और ता वर्ग जो है एक टा वर्ग में क्रमशः ही परिवर्तित होता है। अर्थात ता का परिवर्तन टा में, था का परिवर्तन ठा में, दा का परिवर्तन डा में, धा का परिवर्तन ढा में और ना का परिवर्तन ड़ा में क्रमशः ही होगा। अर्थात पहला वर्ण पहले वर्ण के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, पांचवा पांचवें में परिवर्तन होगा। तो इसका सूत्र है इष्टुनाष्टु, जिसको हमने थोड़ा विस्तृत करके आपको बताया। स्तोह इष्टुनाष्टु। स्तोह का अर्थ हुआ सकार या तवर्ग के बाद अगर मूर्धन्य सकार या टवर्ग आता है तो दंती सकार मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाता है और त वर्ग के अक्षर क्रमशः ट वर्ग के अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, यदि सकार या तवर्ग के पश्चात मूर्धन्य सकार या टवर्ग आए, टवर्ग का अर्थ हुआ टा ठा डा ढा डा, तो सकार का परिवर्तन सकार में और तवर्ग क्रमशः ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। अब पहला उदाहरण है रामस धन षष्ठः। रामस में ए सकार आया, सकार अर्थात दंती सा। इस सकार का परिवर्तन किसमें हुआ? मूर्धन्य सा में। तो सकार सकार में परिवर्तित होकर तो क्या हो गया? रामस धन षष्ठः बराबर रामस षष्ठः। इसी प्रकार रामस धन टीकते, यहाँ भी सकार आया, तो ये सकार किस में परिवर्तित हो गया? मूर्धन्य सकार में। तो क्या हो गया यहाँ पर? रामस टीकते। इसी प्रकार पेश धनता, यहाँ पर पेश धनता बराबर हो गया पेष्टा। तत् धन टीका, अब यहाँ पर ता वर्ग आया, ता वर्ग पहला अक्षर है अपने वर्ग का, तो ये टा वर्ग के टा में परिवर्तित होगा पहले अक्षर में। तो तत् धन टीका बराबर क्या हो गया? तट्टीका। इसी प्रकार चक्रिन धन ढौकसे, अब यहाँ पर ना चौथा अक्षर है ता वर्ग का, पांचवा अक्षर है, तो परिवर्तन किस में होगा? टा वर्ग के पांचवें अक्षर में। तो ये पांचवा अक्षर क्या है? ड़ा। चक्रिन धन ढौकसे बराबर चक्रिन ढौकसे। तो इस प्रकार से जैसे ही इष्टुत्व संधि थी उसी प्रकार से इष्टुत्व संधि में परिवर्तन होता है। सिर्फ इष्टुत्व संधि में सकार का सकार अर्थात तालव्य सकार में और त वर्ग चा वर्ग में परिवर्तित होता था। यहाँ पर सकार मूर्धन्य सकार में और त वर्ग टा वर्ग में परिवर्तित हो रहा है। केवल इतना सा अंतर है, बाकी सब समान रूप से चलता है। ये भी सरल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसका सूत्र याद रखिए कि इष्टुत्व संधि का सूत्र है इस्तोह इष्टुना इष्चु और इष्टुत्व संधि का सूत्र है इस्तोह इष्टुना अष्टु। अर्थात सकार या तवर्ग के बाद अगर सकार या टवर्ग आए तो उसका परिवर्तन सकार का सकार में और तवर्ग का क्रमशः ट वर्ग में हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम व्यंजन संधि की तीसरी संधि की तरफ चलते हैं, जिसे जस्तु संधि कहा गया है। इसका सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। प्रिय छात्रों, हमने आपको प्रत्याहार पढ़ाया है। आप उसको ना अगर देखे हो तो प्रत्याहार प्रकरण में आप प्रत्याहार तथा माहेश्वर सूत्र प्रकरण के अंतर्गत आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपकी सुविधा के लिए एक बार यहाँ पुनः थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। ये झल जस और झस,
ये तीनों प्रत्याहार हैं और यहाँ पर प्रत्याहारों के उल्लेख से ये सूत्र बना है झल, जस और झस। यह सूत्र कह रहा है कि यदि झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? यारा, लावा और शाखा, साहा और अनुनासिक व्यंजन, ये छोड़कर जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन छोड़ के? यारा, लावा, तीनों सा और हा, और अनुनासिक व्यंजन अर्थात अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, इनको छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं सब झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। कह रहा है कि यदि झल के व्यंजन के पश्चात झस का व्यंजन आवे, झस कौन से व्यंजन होते हैं? किसी भी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण। तो किसी भी वर्ग के, जैसे का वर्ग के तीसरे वर्ण क्या हुआ? गा, और चौथा क्या हुआ? घा। इसी प्रकार चा वर्ण का जा, झा। इसी प्रकार टा वर्ग का डा, ढा। पा वर्ग का भा, मा। तो इस प्रकार से जो तीसरे और चौथे वर्ण हैं वो किस में आते हैं? झस प्रत्याहार के अंतर्गत आए। तो झल के स्थान पर जो झल के व्यंजन थे वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? जस में। जस प्रत्याहार में कौन होते हैं? पांचों वर्ग के तीसरे व्यंजन जा, बा, गा, डा, दा, ये जो है तीसरे व्यंजन जस में परिवर्तन हो जाते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से प्रत्याहार प्रकरण को देखकर हम देख सकते हैं कैसे झल प्रत्याहार है। अब यहाँ पर ये सूत्र देखिए प्रिय छात्रों, ये माहेश्वर सूत्र है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले से चौथे सूत्र तक ये अच प्रत्याहार बनता है। पहले सूत्र का आ लेते हैं और चौथे सूत्र के अंत में चा लेते हैं, ये होता है हमारा अच प्रत्याहार। इसमें सारे स्वर व्यंजन आ जाते हैं, स्वर वर्ण आ जाते हैं। आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ पर आ, ई, उ, री ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। तो ये जो है स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं। और पांचवें सूत्र के हा से इसके 14वें सूत्र के ला तक ये हल प्रत्याहार बनता है। इसके अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। अब आपका जो है जो जस्त संधि है इसका सूत्र है झलाम। अब एक प्रत्याहार इसमें बना झल प्रत्याहार। ये झल प्रत्याहार जो है इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? अब देखिए झा कहाँ है? 8वें सूत्र का पहला वर्ण, और ला कहाँ है? 14वें सूत्र पे। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ण झल प्रत्याहार में आ रहे हैं? झा, भा, घा, ढा, धा, ये चौथा वर्ण हो गया। जा, बा, गा, डा, दा, एक चौथा वर्ण हो गया। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये पांचों वर्ग का ये चौथा अक्षर झा, भा, घा, डा, दा। और फिर 10वें में जाबा, गाडा, दा, ये तीसरा वर्ण हो गया। फिर खापा, छाठा, था, ये कौन सा हो गया? दूसरा वर्ण। और फिर चाटा, ता और कापा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, मतलब प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। फिर तीनों सा आ गए और हा आ गया। तो कौन से छूटे? है वर्ग में हा, या, वा, रा, ला छूट गया, इया, मा, अंगाड़ाना, इतना छूट गया। तो यह यावा, राला को छोड़कर और इयामा, अंगाड़ा, नामा को छोड़कर जितने भी वर्ण आते हैं ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। और झस प्रत्याहार में कौथे का आएंगे? 8वें सूत्र से 10वें सूत्र तक झस प्रत्याहार आएगा और इसमें प्रत्येक वर्ग के चौथे और तीसरे वर्ण हैं। और जस प्रत्याहार कौन कहाँ मिलेगा आपको? ये 10वें सूत्र में ही जस प्रत्याहार होगा, जा से सा तक, इसे कहते हैं हम जस प्रत्याहार। अर्थात इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के तीसरा वर्ण केवल आया। चा वर्ग का जा, पा वर्ग का भा, का वर्ग का गा, टा वर्ग का डा और ता वर्ग का दा।
तो कह रहा है झलाम जस झसी, अगर झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार मिले तो उसका जस प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने आपको सूत्र बताया कि सूत्र को किस प्रकार से हम समझें। अब हम पुनः अपने संधि प्रकरण की तरफ चलते हैं। संधि कहती है झलाम जस झसी, अर्थात झल प्रत्याहार जिसके अंतर्गत अंतस्थ यारा लावा शाखा शाहा और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर जितने भी व्यंजन होते हैं वो झस प्रत्याहार में आ जाते हैं। और उसके बाद अगर झल प्रत्याहार में आ जाते हैं और झस प्रत्याहार में किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण आए तो पहले व्यंजन झल के स्थान पर जस अर्थात उसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो जाता है। जैसे आप उदाहरण से देखें, यहाँ पर योध धन धा, अब यहाँ पर धा तो आया हुआ है और इसके बाद भी धा आया हुआ है, योध धन धा। तो धा ये जो है इसका परिवर्तन होगा, इसी धा का योध के धा का परिवर्तन होगा। और किसमें परिवर्तन होगा? जा बा गा डा दा, इसी वर्ग के तीसरे में परिवर्तन होगा। तो योध धा का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दा हो जाएगा, तो हो जाएगा योध धन धा बराबर योद्धा। ठीक है, तीसरे वर्ग में धा अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से लभ धन धा, इस भाया भा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? बा, तो एक बा में परिवर्तन हो गया और यहाँ पर हो गया लभ धन धा बराबर लब्धा। इसी प्रकार दोघ, दोघ है दोघ, दोघ धन धा, अब एक घा वर्ग है तो का वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन होगा, तो घा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गा में, तो क्या हो जाएगा? दोग्धा। इसी प्रकार वृद्ध धन धा, अब ये धा है तो ता था दा धा, तो इस वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? दा, तो दा में परिवर्तन होगा, वृद्ध धन धा बराबर वृद्ध। इसी प्रकार सन्नद्ध धन धा, तो यहाँ पर भी दा में परिवर्तन होगा, तो क्या हो जाएगा? सन्नद्ध। इसी प्रकार सिद्ध धंधी, ये धा अपने के तीसरे वर्ग में परिवर्तित होगा, तो क्या होगी? सिद्धि। अब इसमें और देखें, कह रहा है झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार आए, तो झस प्रत्याहार में क्या है? किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तो यहाँ पर धा क्या है? अपने वर्ग का चौथा वर्ण, ये भी अपने वर्ग का चौथा वर्ण, अपने वर्ग का चौथा, और सभी धा ही हैं तो अपने वर्ग के चौथे वर्ण आए हैं। और ये धा भा ला घा जो आया हुआ है, ये अनुनासिक व्यंजन यारा लावा शाखा शाहा को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो उन व्यंजन वर्णों में आ रहा है। तो ये झल प्रत्याहार के वर्ण हैं, ये झस प्रत्याहार के वर्ण हैं, और परिवर्तन किस में हो रहा है? जस प्रत्याहार में। तो झल धन झस बराबर जस। तो प्रिय छात्रों, ये जस तो संधि भी बहुत सरल है, आप ये समझ लो कि कोई भी वर्ण जो कि व्यंजन वर्ण हो उसके बाद अगर तीसरे या चौथे वर्ग का व्यंजन वर्ण आ रहा हो तो पहले वाला व्यंजन अपने के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे घा चौथा व्यंजन है, घा गा में, अगर जो है धा है तो धा दा में, भा है तो भा बा में। इसी प्रकार से अगर चा छा जा झा में से कोई है तो अपने के तीसरे वर्ण जा में परिवर्तन हो जाएगा। ये तीसरे वर्ग में जस प्रत्याहार में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, हमने आपको 3 संधियां व्यंजन संधि के अंतर्गत बताई। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और जस्तु संधि, ये तीनों संधियां बहुत ही सरल हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इसलिए जो हमने पढ़ाया है इसका अपनी पुस्तक से, अपनी गाइड से आप अभ्यास भी कर लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से इन संधियों को समझ पाओगे और आपकी परीक्षा में काम आएगा। आप अपनी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर
इन संधियों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हो और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। आपको शुभकामनाओं सहित पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो लाइक शेयर भी कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर करते रहिएगा। इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।